नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। देश में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते 24 घंटे में अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े काफी डराने वाले हैं। आपको बता दें कि ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 2,85,914 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 665 लोगों की मौत हुई है और 3,06,357 लोग ठीक भी हुए हैं। तो भारत में जिस तरीके से लगातार एक्टिव केसों की संख्या देखी जा रही है वो चिंता का विषय है और ये ताजा आंकड़े देश में कोरोना को लेकर ये डराने वाले हैं। और लगातार हर खबर भी अपने दर्शकों से, आप लोगों से अपील करता है कि आप तमाम लोग एहतियात बरतें, मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। तो देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और ये ताजा आंकड़े काफी हैं ये बताने के लिए कि क्या स्थिति है देश में कोरोना की। बहुत जरूरी है कि एहतियात बरता जाए क्योंकि लगातार एक्टिव केसों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और ये ताजा अपडेट आप देख रहे हैं जो कि चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े हैं। पॉजिटिविटी रेट 16% के पार पहुंच चुका है। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। लगातार कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दो 2,85,914 नए केस सामने आए हैं और 665 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। देश में पॉजिटिव रेट 16% के पार पहुंच चुका है। तो कोरोना की स्थिति डराने वाली, आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले। तो वहीं हरियाणा में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते आपको बता दें कि प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक दिन में 6,351 नए केस सामने आए हैं। वहीं 9,571 लोगों ने एक दिन में कोरोना को मात दी है, जबकि एक दिन में कोरोना के चलते 7 लोगों ने जान गंवाई है। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में कोरोना के केसेस देखने को मिले हैं, 2,261। फरीदाबाद में 668 और हिसार में 373, सोनीपत में 391, करनाल में 179, पंचकुला में 187 मामले सामने आए हैं। अंबाला में 277, रोहतक में 243 केस सामने आए हैं। कैथल में 147, दादरी में चरखी दादरी में 147 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। एक दिन में मिले हैं 6,351 नए केस। तो प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार बेलगाम होती हुई नजर आ रही है और ये ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आप जिस जिले में रहते हैं उस जिले के क्या हालात हैं ये आप पता लगा सकते हैं। ताजा आंकड़े आपके सामने हर जिले से। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो केसेस सामने आए हैं वो गुरुग्राम से आ रहे हैं। गुरुग्राम में लगातार एक्टिव केसों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गुरुग्राम में 2,261 नए मामले सामने आए। फरीदाबाद में 668, हिसार में 373, सोनीपत में 391 और करनाल में 179, पंचकुला में 387, अंबाला में 277, रोहतक में 243, कैथल में 147, चरखी दादरी में 147 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। लगातार प्रदेश में कोरोना की स्थिति भयावह होती हुई नजर आ रही है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के और ये ताजा अपडेट डराने वाला। लगातार प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आग लगने का मामला ये सामने आया है। पेंट की दुकान में भीषण आग लगी है। आग बुझाने में जुटे हैं दमकल कर्मी। 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 15 से 20 लाख का नुकसान होने का अनुमान है। 4 लोगों का इस बीच रेस्क्यू किया गया। बड़ी खबर फरीदाबाद से, जहां पर पेंट की दुकान में आग लगी है। भीषण आग ये बताई जा रही है। आग बुझाने में दमकल कर्मी लगातार जुटे हुए हैं। फिलहाल 4 लोगों का रेस्क्यू यहां पर किया गया है। 15 से 20 लाख का नुकसान होने का अनुमान जताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने फरीदाबाद से है, जहां पर पेंट की दुकान में भीषण आग लगी है। आग बुझाने में दमकल कर्मी लगातार जुटे हुए हैं। 4 लोगों का रेस्क्यू फिलहाल किया गया है। और आपको बता दें कि 15 से 20 लाख का नुकसान का अनुमान इसमें बताया जा रहा है। 4 लोगों का रेस्क्यू इस बीच किया गया। पेंट की दुकान में भीषण आग लगी। फरीदाबाद से ये बड़ी खबर। आग बुझाने में जुटे हैं दमकल कर्मी। इस बीच 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान इस आगजनी में बताया जा रहा है। तो फरीदाबाद से ये बड़ी खबर, जहां पर पेंट की दुकान में आग लग गई। आपको बता दें कि 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। वहीं 15 से 20 लाख का इस आगजनी में नुकसान बताया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि आग बुझाने के लगातार प्रयास दमकल कर्मी कर रहे हैं। भीषण आगजनी ये हुई है। इसमें 15 से 20 लाख का नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। पेंट की दुकान में लगी है भीषण आग। 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया। दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे हुए हैं। तो फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके सामने। आपको बता दें कि पेंट की दुकान में भीषण आग लगी है। 15 से 20 लाख का नुकसान इस आगजनी में बताया जा रहा है। आग बुझाने में लगातार दमकल कर्मी जुटे हुए हैं। फिलहाल 4 लोगों का रेस्क्यू इस बीच किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की फरीदाबाद से, जहां पर पेंट की दुकान में भीषण आग लगी। दमकल कर्मी आग बुझाने में लगातार जुटे हुए हैं। 4 लोगों का इस बीच रेस्क्यू किया गया और बताया यह जा रहा है कि 15 से 20 लाख का नुकसान लगभग इस आगजनी में हुआ है। चलिए अब खबर तोशाम से है, जहां पर खंडेश्वरी बाबा राजेंद्र नाथ ने अपनी मांगों को लेकर तोशाम थाने के बाहर प्रारंभ किया अपना धरना। आपको बता दें कि तोशाम पहाड़ी पर रहने वाले खंडेश्वरी बाबा राजेंद्र नाथ ने अपनी मांगों को लेकर स्थानीय पुलिस थाने के बाहर यहां पर धुना जलाकर धरना प्रारंभ किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें पहाड़ी पर रहते हुए काफी समय हो गया है और बार बार प्रशासन की ओर से कई मुद्दों को लेकर उन्हें तंग किया गया है, लगातार तंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती तब तक वो पुलिस थाने के बाहर अपना धरना यूं ही निरंतर जारी रखेंगे। हम यहाँ तोशाम पहाड़ के अंदर में 2017 में लास्ट में आए थे। उससे पहले हम 2003 से डाडम पहाड़ के अंदर में विराजमान थे। साधु पर्वतों के अंदर में भजन तपस्या करते हैं, हम अपनी साधना कर रहे थे। वो पहाड़ हमने नहीं पता, वो ठेकेदारों ने छोटा फोड़ना चालू कर रखा है या सरकार, हमने किसी से कोई लिंक नहीं था। आज ये जो हमारे सिर पे बाजी है और हमें इनका RTI लेवल से इनका पता चला है, जिस हिसाब से इन बेधड़ल्ले इन पर्वतों को फोड़ा जा रहा है, ये बिल्कुल ही RTI लेवल से तो बिल्कुल नाजायज हो रहा है। देश के 73वें गणतंत्र दिवस पर टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को देश का सर्वोच्च सम्मान मिलने की घोषणा के बाद नीरज चोपड़ा के गांव खंडवा में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि पानीपत के रहने वाले नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में कमाल कर दिखाया था और देश को
गोल्ड मेडल दिलाया था। और नीरज चोपड़ा को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। इसी के चलते उनके गांव में, उनके परिवार वालों में खुशी का माहौल है। हमारे पूरे परिवार के लिए बड़े गर्व की बात है कि ये सेवा मेडल जो मिल रहा है बहुत अच्छा है। टोक्यो पैरालंपिक में देश के लिए जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लेकर आने वाले खिलाड़ी सुमित अंतिल को भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा है। इस उपलब्धि पर सुमित के परिवार में खुशी की लहर है, जिस पर सुमित ने कहा कि उनकी मेहनत और संघर्ष का फल अब उन्हें मिल रहा है। वो भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अब वो आने वाले गेम्स के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अगले ओलंपिक के लिए दिन रात पसीना बहा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले एशियन गेम्स में देश को गोल्ड मेडल दिलाना उनकी प्राथमिकता है। वहीं उन्होंने देश के अन्य खिलाड़ियों को संदेश देते हुए कहा कि पहले पैरालंपिक में इतना स्कोप नहीं था, लेकिन अब सरकार पैरालंपिक खिलाड़ियों के लिए भी अच्छा कर रही है, तो वो हार न माने। होम मिनिस्ट्री ने मेरे को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार का कि उन्होंने मेरे को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। यमुनानगर के ओम प्रकाश गांधी को केंद्र सरकार ने पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की है, जिससे यमुनानगर वासियों में खुशी की लहर है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उनके निवास स्थान पर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री ने फोन पर बात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि आज ही के दिन संविधान लागू हुआ। संविधान निर्माताओं ने सभी को बराबरी का हक दिया और कल ही केंद्र सरकार ने यमुनानगर के प्रसिद्ध समाज सेवी ओम प्रकाश गांधी को पद्मश्री अवार्ड की घोषणा की है, जो कि हरियाणा प्रदेश के लिए सम्मान की बात है। यही कहना चाहूँगा कि जो हजारों लोगों के सहयोग से ये प्रयास से इतना बड़ा काम कन्याओं की शिक्षा के संबंध में हुआ है, उसको सरकार ने मान्यता दी है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और उन हजारों जो हमारे सहयोगी उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई उनको। और किस तरीके से आगे इस जो कार्य में आप आगे और किस तरीके से आपकी जो संस्था है वो कैसे काम कर आगे इसको कार्य को बढ़ाएंगे। कन्याओं के लिए कॉलेज तक की शिक्षा का प्रबंध कर दिया है। बाहर से आने वाली कन्याओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था है। इसी प्रकार की व्यवस्था जगाधरी में गुरुकुल में भी लड़कों के लिए करने जा रहे हैं। बस यही प्रयास है, वो जल्दी से जल्दी सफल जाए। सर्वप्रथम आज देश के 73वें गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को, हरियाणा वासियों को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही पवित्र दिन है। जिस दिन हमारा संविधान, जिसके तहत हम कार्य कर रहे हैं, वो देश के अंदर लागू हुआ। हमारे देश के निर्माताओं ने, संविधान के निर्माताओं ने जो संविधान हमें दिया है, सभी को बराबरी का हक दिया है, वो अपने आप में एक अद्वितीय है। आज इस अवसर पर मैं सबको बधाई देता हूँ। तो समाज सेवी ओम प्रकाश जी को सम्मान दिया गया, जिस पर आपको बता दें कि प्रदेश के तमाम लोगों ने उन्हें बधाई दी। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने उनसे फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी। लगातार समाज में अच्छाई फैलाते हुए अच्छे काम करे हैं उन्होंने, और इसी को लेकर उन्हें सम्मानित लगातार किया जाता रहा है।
तो ओम प्रकाश गांधी ने पूरा जीवन समाज सेवा में ही गुजारा है और इसी का नतीजा है कि उन्हें हमेशा सम्मान दिया गया और इस बार भी वो सम्मान के हकदार रहे। ओम प्रकाश गांधी को पद्मश्री से नवाजा गया, जिसके बाद सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने उन्हें फोन पर बधाई दी। चलिए अब खबर करनाल से है, जहां मोतीलाल मदान को साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने घर जाकर उन्हें बधाई दी। साथ ही केंद्र सरकार के कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महान विभूतियों के पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मोतीलाल मदान करनाल में रहते हैं और उन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान गोल्ड मेडल, पीएचडी और विदेश में कई डिग्रियां हासिल की हैं। मोतीलाल मदान जी को पद्मश्री मिला है। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है क्लोनिंग के लिए और जो ब्रीड है उसको सुधारने के लिए, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, ना केवल हरियाणा के लिए, सारे देश के लिए गर्व की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं अपनी तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से और ये सारा रिसर्च परिवार जो इस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है, धन्यवाद करता हूँ। और उसके साथ देखता हूँ कि जो हमारी इस वक्त की पॉलिसीज़ है वो बड़ी फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ है और प्रोत्साहित किया जाता है एक साइंटिस्ट को। ये एक बड़ी शुभ ओकेजन है जो हमारे देश के लिए। चलिए अब खबर रतिया से है, जहां गणतंत्र दिवस समारोह को ट्रैफिक विभाग की ओर से अनूठे तरीके से मनाया गया। इस दौरान विभाग ने संजय गांधी चौक पर बच्चों को चॉकलेट बांटी, वयस्कों को मास्क बांटे। वहीं विभाग के हवलदार यशविंद्र सिंह ने बताया कि इस दौरान लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी किया गया। साथ ही बच्चों ने भी ट्रैफिक विभाग के कर्मचारियों को चॉकलेट देने पर थैंक यू अंकल कहकर उनका अभिवादन किया। रतिया ट्रैफिक द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के सुनहरे भविष्य बच्चों को चॉकलेट और मास्क बांटे गए और इस कोरोना काल में सभी को मास्क पहनने की इजाज़त दी गई और कोरोना में जितने भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन दी गई है वो लोगों को समझाई गई है और आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम ट्रैफिक पुलिस रतिया के द्वारा जारी रखेंगे जाएंगे। वहीं सोहना नगर परिषद के वार्ड 21 के नगर पार्षद मुकेश सैनी और चौधरी करण सिंह सैनी ने जल अभियांत्रिक विभागों के अधिकारियों से, आपको बता दें कि यहां पर उन्होंने बातचीत की है और क्या कुछ मामला है आपको बता देते हैं। ये सीवर लाइन की जो जब से डली है 2 साल हो गए हैं, हमारे घर के सामने पानी ओवरफ्लो चल रहा है और सरकारी आदमी, हमने एसडीओ से भी कही, उस जेई से भी कही और वो यहाँ एक पाइपलाइन और लगा गए और खेतों में ही हमारी सब्जियों में पानी जा रहा है, गंदा पानी। 2 साल से हमने एप्लीकेशन लगा दी, सीएम पे भी लगा दी, एसडीओ को कई बार लगा दी, जेई को, एक्शन को भी लगा दी और कोई भी हमारी कार्रवाई नहीं हो रही है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। मुख्यमंत्री ने ग्राम संरक्षक से संवाद कार्यक्रम में प्रथम श्रेणी अधिकारियों से सीधा संवाद किया। सीएम ने कहा कि सभी प्रथम श्रेणी स्तर के अधिकारी एक गांव का चयन कर उसके संरक्षण बने। इसके लिए वो पोर्टल पर स्वयं को रजिस्टर्ड करें। ये कार्य ड्यूटी के समय छोड़कर अन्य समय में करना है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। हमें देश और समाज के विकास के बारे में भी सोचना चाहिए। अधिकारी का मतलब है अधिक काम करने वाला, इसीलिए ड्यूटी के अलावा समाज के प्रति भी अधिकारी अपना कर्तव्य निभाए। ग्राम संरक्षकों से संवाद का मकसद यही है कि सभी समाज के प्रति जवाबदेह बनते हुए उनकी भलाई के लिए कार्य करने के लिए स्वयं को
मोटिवेटेड करें और इस कार्यक्रम से जुड़ें। जैसा हमको मालूम है कि आज 26 जनवरी 73वां अपना गणतंत्र दिवस देश भर में हम लोग खूब धूमधाम से मना रहे हैं। सभी सरकारी मशीनरी और सभी अपने प्राइवेट संस्थान भी इस दिन एक विशेष दिन होने के नाते से उत्सव रूप में यह कार्यक्रम मनाते हैं। सामान्यतः इस समय तक सब उत्सव समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद सबका मूड होता है कि छुट्टी का दिन है, इस समय को क्यों नहीं हम परिवार के साथ मनाएं। लेकिन आज मैंने आज के दिन को आपसे बातचीत करने के लिए चुना है और उसका भी एक विशेष कारण है। सामान्यतः जो छुट्टियां रविवार है, शनिवार है अथवा अन्य कुछ छुट्टियां होती हैं, वो दिन तो हमारे परिवार के लिए हो सकता है, लेकिन कम से कम 26 जनवरी 15 अगस्त ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें हमको एक राष्ट्रीय सोच के साथ जरूर कुछ ना कुछ विचार करना चाहिए। हम आज लगभग 3 लाख ऐसे कर्मचारी अधिकारी हैं जो अपनी 3.25 करोड़ जनता का पूरा ध्यान रखते हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। एक प्रकार से उनकी सेवा करना यही हमारा फर्ज, यही हमारा दायित्व बनता है। वास्तव में तो जैसा कहा जाए कि पब्लिक इज आवर मास्टर, जनता ही हमारी जो है हमारे ऊपर हमारी मास्टर है, हमारी मालिक है। हमको एक आदेश देती है कि आपको कैसे काम करना है, करना भी जनता के लिए है। इसीलिए कहा गया है कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए ये जो सारी व्यवस्था ये सब बनी है, इसका एक विशेष बोध ये हमको इन 2 दिनों पर अवश्य करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ये चिंतन का दिन है, तो जब चिंतन का दिन आता है उस समय जरूर कोई ना कोई विचार जब करेंगे तो वास्तव में जो हमारा दायित्व है उसके प्रति हम न्याय कर पाएंगे। हम देखते हैं कि सरकार के नाते बहुत सी योजनाएं बनाई जाती हैं, बहुत सी नीतियां बनाई जाती हैं, बहुत से प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं जनता के लिए, जनता के हित में, जनता को संतुष्ट करने के लिए, जनता के हित में उसको खुश करने के लिए, ताकि उनका जीवन यापन सरल हो, उनको किसी प्रकार की कठिनाई न हो। तभी वो भी इसका एक अनुभव कर पाएंगे कि हम लोग अपनी सरकार के माध्यम से और स्वराज के नाते से आजाद हैं। आजादी का आभास, स्वतंत्रता का आभास ये तभी उनको हो पाएगा। तो आज के इस दिन इसलिए चुना है कि हमें अपने दायित्व को भी जरूर ध्यान करना है। एक तरफ हम सोचते हैं कि हमारी नौकरी है, हमको एक निश्चित हर महीने अपनी आय होती है और उस सैलरी को, उस वेतन को पा करके हम अपने लिए, परिवार के लिए या कुछ हो सकता समाज के लिए भी करते हो, उसका उपयोग करते हैं और समय अपना अपनी ड्यूटी के हिसाब से लगाते हैं कि हमारी इतने घंटे की ड्यूटी है और उस ड्यूटी को हमने करके और शेष काम अपने लिए करना है। लेकिन अंतर क्या है, हम क्लास 1 अधिकारी हैं, हम ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी हैं और एक दूसरे क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 वो भी काम करने वाले हैं। हमको विशेष प्रकार के अधिकार मिले हैं जो शायद क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 को नहीं मिले हैं। अधिकार का अर्थ ये नहीं है कि हम अधिकार कहने हमको कुछ राइट्स ज्यादा मिले हैं, कुछ अधिकार ज्यादा मिले हैं और उसके लिए हमारी जो मन से काम करने की जो छूट है हमको वो ज्यादा है, डिस्क्रिशनरी पावर हमारे पास ज्यादा है। अधिकार का अर्थ ये ना समझे। अधिकार का अर्थ सही मायनों में अगर समझना हो तो जो अधिक कार्य करे वो अधिकारी है। तो हम चूंकि क्लास 1 अधिकारी हैं तो अधिक कार्य करने की भी हमारी जिम्मेवारी है और जहां तक कार्य की सफलता असफलता इसकी जिम्मेवारी भी अगर कोई समझे तो वो जिम्मेवारी हमारी ज्यादा है क्लास 1 के अधिकारियों की। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।